हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? उत्तर बाल्यावस्था में? नहीं। उत्तर बाल्यावस्था कब शुरू होती है? 10 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष? नहीं। प्रसव पूर्वावस्था यानी जब पैदा नहीं हुआ बच्चा उसके पहले से शुरू होती है। और चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था के पहले शैशवावस्था आता है। तो क्या शैशवावस्था के बाद कोई अवस्था नहीं आती? आती है। पूर्व बाल्यावस्था के पहले शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था के पहले गर्भावस्था आती है, जिसको यहाँ पर सामान्यतः क्या लिखा है? प्रसव पूर्व अवस्था। विकास वास्तव में प्रसव यानी जन्म लेने से पहले से ही शुरू होता है, जो सिर से धड़ की ओर चलता है। अतः इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन और सही ऑप्शन हमारा होगा सी, यानी विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू होता है। पहला क्वेश्चन का सी से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण चित्र का परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है दर्पण, जैसे आप कोई चित्र बना है उसका दर्पण में हम लोग चित्र देखें तो किस चीज़ का परीक्षण होता है? अधिगम की गति का, यानी किस दर से बच्चा सीखता है इसको, या सृजनशीलता का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, नए ढंग से उत्पन्न करना, नए ढंग से अरेंज करना, ये सब क्या कहलाता है? सृजनशीलता कहलाता है। तो जब चित्र दर्पण में है तो चीज़ जैसा चित्र होगा वैसा दर्पण में बनेगा, तो वहाँ सृजनशीलता का कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं होगा। अधिगम की गति, यानी जो चित्र दर्पण में बना है वही चित्र बाहर भी बना है, तो इसमें अधिगम की क्या गति, किस दर, कितनी जल्दी से उसको चित्र को देख के पहचान लेता है, ये भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ तो अच्छा है। फिर अभिरुचि, रुचि का क्या मतलब है? वहाँ चित्र की बात हो रही। अधिगम अंतरण, देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब चित्र के सामने, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उसका पार्श्व परिवर्तन होता है, दायां बायां में बदल जाता है, बायां दायां में बदल जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अधिगम अंतरण सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई चित्र है, जब वो दर्पण के सामने अगर उसमें जब उल्टा चित्र बनता है तो उस चित्र के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को आप कितना अच्छे ढंग से पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये सब बातों को उसमें देखा जाता है। तो यानी अधिगम अंतरण, यानी अधिगम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना जल्दी जो है एक स्थानांतरित होता है, उसी को कहते हैं अधिगम अंतरण। जैसे ये कहा जाए कि मैं मैथ जानता हूँ तो मुझे फिजिक्स पढ़ने में थोड़ी सरलता आ जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। तो दर्पण चित्र की सहायता से आदमी के अधिगम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से शिफ्ट होता है, किस प्रकार से कितना जल्दी उसको पकड़ता है, यह परखने में बहुत सरल होता है। इसीलिए दूसरे का क्या होगा? सी सही होगा। अधिगम की गति नहीं हम लोग माप सकते, क्योंकि कोई जल्दी पकड़ेगा, कोई तेज पकड़ेगा, कोई उसको नहीं इसको माप ही नहीं सकते। माप सकते हैं तो ये माप सकते हैं कि एक चीज़ सीखा है तो दूसरे तरफ या दूसरे दृष्टिकोणों में या दूसरे परिस्थितियों में उसे कितना जल्दी वह समझ लेता है, पहचान लेता है, उसका माप संभव है। इसीलिए दूसरे का क्या होगा? सी वाला सही होगा, अधिगम अंतरण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। हाँ भाई, बच्चों का मूल्यांकन तो होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के द्वारा ये भी होता है मूल्यांकन, गृह परीक्षा के द्वारा गृह कार्य दिया गया करता है कि नहीं, इससे भी मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी रोज रोज लगातार होना चाहिए मूल्यांकन, और व्यापक रूप से होना चाहिए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए चलें। चौथा है डी वाला, लिखित और मौखिक होना चाहिए, कि बालक से रोज रोज पूछें और नहीं बताता है तो उसे लिखित परीक्षा के रूप में लें। तो हकीकत बात है कि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ सीखते भी हैं तो बहुत जल्दी चीज़ भूलते भी हैं। तो बोर्ड परीक्षा द्वारा अगर उनका मूल्यांकन किया जाएगा तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आना संभव नहीं है, अच्छा परिवर्तन या पर्याप्त परिवर्तन आना अच्छा नहीं, ये नहीं होगा। गृह परीक्षा में अगर मान लीजिए घर के लिए आप उसे कार्य देते हैं तो बच्चा को समझ में आया या नहीं आया, क्या बाधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से दूर होंगी, तो गृह परीक्षाओं के माध्यम से
बच्चों का जो है अधिगम का मूल्यांकन ये भी पर्याप्त रूप से सही नहीं होगा। अभ्यास के लिए तो सही है गृह कार्य, परीक्षा के लिए पर्याप्त सही नहीं है। दिखते हैं बी वाला सतत एवं व्यापक। हाँ, बच्चे जो है लगातार सीखते हैं, लगातार भूलते हैं, तो इसलिए उनका लगातार ही मूल्यांकन होना चाहिए और हर पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी बात, ये वाला ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है, बी वाला। और डी वाली की बात करते हैं लिखित एवं मौखिक। लिखित और मौखिक की अगर हम बात करें तो बालकों से ये जो पढ़ाया गया है उसको जानने में लिखित मौखिक परीक्षा ज़्यादा सरल होती है कि बच्चा सीख लिया है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं। तो मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये होगा, बी वाला होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी बालकों का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए पढ़ाई के संदर्भ में और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, तब उसको सही निर्देश, सही अधिगम और सही मात्रा में उसे समझाया बताया जा सकता है। ये वाला ज़्यादा सही होगा। लिखित और मौखिक वाला ये भी मूल्यांकन का प्रक्रिया अच्छा है, परंतु ये कक्षा कक्ष के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कक्षा कक्ष के लिए, अगर यहाँ कक्षा कक्ष होता तो ये वाला ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ बच्चों का मूल्यांकन यानी बालकों के हर पहलुओं पर ध्यान में रखते हैं, बी वाला सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन नहीं, 61वां संविधान संशोधन में नहीं, 73वां संविधान संशोधन नहीं, 86वां संविधान संशोधन। हाँ, ये याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित जितने भी संशोधन हुए महत्वपूर्ण, सब 86वां संविधान संशोधन में हुए हैं। सब किस में हुए हैं? 86वां संविधान संशोधन में हुए थे। 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है, 101 जीएसटी से संबंधित है, 61वां शायद जो है वो मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, इससे संबंधित है। यानी आप सीधा सीधा सामान्य रूप से याद रखिएगा, जब भी शिक्षा में कोई भी संशोधन पूछेगा तो 86वां ही संशोधन, चाहे किसी भी धारा से संबंधित हो, 86वां संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण है, ये इसी से किया गया था। अगला है क्वेश्चन 5वां, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप एनसीएफ 2005 में क्या शामिल नहीं है? एनसीएफ यह बच्चों से संबंधित है, जिसमें जो है बच्चों के बस्ते के भार को कम करने संबंधी बातों पर अधिक गहनता से विचार विमर्श किया गया था। यानी क्या है? बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, रटने का महत्व को कम करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान, अज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। याद रखिएगा, एनसीएफ जो 2005 है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु वे जो हैं उनको सभी को आपको याद रखना होगा। उसमें क्या था? एक तो था रटने को महत्व को कम करना, ये भी शामिल था। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान देना, ये भी, यानी स्वाध्याय पर बढ़ावा देना, ये भी था। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी था। सतत और व्यापक ये बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, ये वाला नहीं था। यानी एनसीएफ 2005 में क्या शामिल नहीं है? बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। यानी बच्चों को अगर मूल्यांकन करना है तो बाहरी परीक्षक या बाहरी परीक्षा कराया जाए, ऐसा नहीं। उसी बोर्ड द्वारा उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही मूल्यांकन किया जाए, यानी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि ये था। अब आपको मालूम होना चाहिए, इसमें जो है पर्यावरण से भी संबंधित ज्ञान की बातों को शामिल किया गया था। पर्यावरण से भी संबंधित बातों को शामिल किया गया था इस फ्रेमवर्क में। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, क्या शामिल नहीं था? तो बाह्य परीक्षाओं का आयोजन शामिल नहीं था। रटने के महत्व को कम करना, ये भी शामिल था। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कराना, ये भी शामिल था। ज्ञान को वास्तविक व्यवहार से जोड़ के बताना, ये भी शामिल था। ये सब शामिल था। क वाला शामिल नहीं था कि बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, यानी किसी बाहरी बोर्ड द्वारा उसका परीक्षा हो, इस बालकों का, प्राथमिक स्तर के बालकों का, ऐसा नहीं था। अब मुझे उम्मीद है कि आप व्याख्यान के साथ प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।